नमस्कार दोस्तों, मैं आर चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज अपने वीडियो में हम हिस्ट्री टेस्ट को लेकर आए हैं जो कि यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टेस्ट को ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम करते हैं अपने हिस्ट्री टेस्ट का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल दिया गया है और सूची 2 में वर्तमान स्थान यानी जो पुराना पुरातात्विक स्थल है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है यह पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारा सबसे पहला पुरातात्विक स्थल है नेवासा। नेवासा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ईसमपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिडवाना राजस्थान राज्य में स्थित है। डिडवाना एक झील भी है जो कि राजस्थान में है। और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। और आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है वह मांडा करता है। कौन सा करता है? मांडा करता है। वहीं दक्षिणी सीमा का निर्धारण दैमाबाद करता है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण सुतकेंगडोर नामक स्थान करता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। इस तरीके से हमने हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के बारे में जानकारी ली। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कैसा अधिकारी था? भागदू, तो इसमें भाग जो है वह एक प्रकार का कर हुआ करता था। तो इसमें टैक्स हो गया। दू मतलब दोहने वाला। तो इसका सही हो जाएगा कि टैक्स कलेक्ट करने वाला कौन सा अधिकारी हुआ करता था। और इसमें यही पूछा गया कि भागदू का कार्य क्या था। तो इसका ऑप्शन ए जुआ विभाग का अधिकारी, ऑप्शन बी राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, ऑप्शन सी समाचार पहुंचाने वाला दूत, ऑप्शन डी जंगलों का प्रधान अधिकारी। और हम बता चुके हैं कि भाग जो है वह एक प्रकार का कर होता था, दूह मतलब लेने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को ही भागदूह कहा जाता था। और कब कहा जाता था? वैदिक कालीन प्रशासन में कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी कुमारिल भट्ट, ऑप्शन डी नाग भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागसेन। इस मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में राजा मिलिंद और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद हुआ है उसका वर्णन मिलता है। और मिलिंद पन्नो जो किताब लिखी हुई है, जो किताब वह किस भाषा में लिखी ये पूछा गया। यह पाली भाषा में लिखी गई किताब है और यह किताब बौद्ध धर्म के थेरवाद के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण किताब है। हमारा अगला प्रश्न है चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए 60 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन बी 120 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन सी 100 अध्याय और 5 खंड, ऑप्शन डी 80 अध्याय और 7 खंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता चरक ने लिखी। और यह किसके दरबार में थे? यह कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक थे। चरक ने कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता लिखी। और चरक संहिता कितने अध्याय खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए शक यूनानी शक कुषाण यूनानी, ऑप्शन बी यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन डी यूनानी कुषाण शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी शक कुषाण। सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, उसके बाद कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। हमारा अगला प्रश्न है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन जो कहता है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यह कथन सही है क्योंकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा कथन है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यानी वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा जो दर्शन प्रचारक है वह सही सुमेलित है? यानी इसमें 3 गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन ए वैशेषिक पतंजलि, यह पतंजलि ने नहीं लिखा था। न्याय गौतम, यही एक सही आंसर है कि न्याय दर्शन को गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था। मीमांसा को कण्व ऋषि, यानी उन्होंने, कण्व ऋषि ने नहीं लिखा था। उत्तर मीमांसा को कपिल ने नहीं लिखा था। तो वैशेषिक दर्शन को पतंजलि की जगह महर्षि कणाद ने लिखा था। वही मीमांसा को जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा? जैमिनी के द्वारा लिखा गया। और उत्तर मीमांसा को वादरायण के द्वारा लिखा गया था। वादरायण के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें 3 सही सुमेलित किए गए हैं और 1 सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं, यह सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है, यह भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, यह अलाउद्दीन खिलजी की नहीं बल्कि हुमायूं की पत्नी थी। तो इस प्रश्न के हिसाब से यही सही आंसर हो जाएगा। और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में पुस्तक का विषय दिया गया है। तो देखते हैं, मिरात-ए-सिकंदरी में जहांगीर के काल में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राणा सांगा और गुजरात के संबंध में वर्णन मिलता है। बुरहान-ए-माशिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास का वर्णन मिलता है। रियाज-उस-सलातीन में बंगाल का इतिहास मिलता है। रियाज-उल-इंशा में महमूद गवाह के पत्रों का संकलन मिलता है, यानी संग्रह मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4213। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ऑप्शन ए तालिब अमूली, ऑप्शन बी मुल्ला अहमद बाकी, ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद अली, ऑप्शन डी अजीजुद्दीन खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने 300 संस्कृत पुस्तकों का अध्ययन किया। इसमें से एक सवाल और पूछा जाता है कि किसने नगरकोट यानी कांगड़ा पर अभियान किया, कांगड़ा पर हमला किया था? वह है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा में स्थित मंदिर को तोड़ दिया था। कांगड़ा में स्थित नगरकोट मंदिर को तोड़ दिया था। वहां पर नगरकोट में ज्वाला देवी का मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ दिया था और उसमें से मंदिर की जो मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भेजा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने भेजा था। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? ऑप्शन ए परगना का प्रमुख अफसर हो जाएगा, ये अफसर है। वह खरीदादार कौन था? परगना का प्रमुख अफसर। ऑप्शन बी शाही महल का प्रधान संरक्षक। ऑप्शन सी अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। ऑप्शन डी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार कहलाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, ऑप्शन बी शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन सी हैदर शाह, ऑप्शन डी जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबदीन ने जजिया और गौ हत्या को कश्मीर से समाप्त किया गया था। इसीलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय संगीत की टप्पा शैली का विकास हुआ था। हमारे अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है कि वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। जो कैप्टन हॉकिंस था वह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत तो आया था, लेकिन 1611 में नहीं बल्कि 1608 में आया था और वह 1611 तक भारत में जहांगीर के दरबार में रहा था और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यानी इसका कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल डी, ऑप्शन डी, केवल कथन 2 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी माधवराव द्वितीय। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वह 1713 से 1720 तक रहे थे। बाजीराव प्रथम जो थे वह 1720 से 1740 तक रहे। नारायण राव तो जो थे जो 1772 से 1773 तक रहे। और माधवराव द्वितीय जो थे वह 1761 से 1772 तक रहे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1243 हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 3 सुमेलित किए गए हैं और एक चौथा सुमेलित नहीं किया गया है। देखना है कि 1857 का विद्रोह किस स्थान पर किस डेट को प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। झांसी में 11 मई 1857 को, यही गलत है क्योंकि झांसी में 1857 का विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था, न कि 11 मई को। मेरठ में यह विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, यह भी सही है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को प्रारंभ हुआ था, यह भी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झांसी में जो विद्रोह था वह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था, न कि 11 मई 1857 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका था। और वह बम किसने फेंका था? वह बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। यह षड्यंत्र के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो थे वह रास बिहारी बोस थे। हमारा अगला प्रश्न है कि ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, यह सही है। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, यह भी सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र ने, ऑप्शन सी इंद्र नारायण द्विवेदी ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। और इसके साथ गौरी शंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे इस संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में। कभी कभी संयुक्त प्रांत की जगह उत्तर प्रदेश किसान सभा दे दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन भी इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय ने किया था, यानी ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय ने मिलकर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1793 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के माध्यम से 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी और 1853 का चार्टर एक्ट जो है वह अंतिम चार्टर एक्ट था। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ऑप्शन ए मोपला विद्रोह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, होम रूल लीग 1916 में शुरू हुआ था और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोपला विद्रोह इन चारों में से सबसे अंत में घटने वाली घटना थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? और ऑप्शन ए 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में भारत में जनगणना का सर्वप्रथम कार्य किया गया था। और यह किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। यह 1871 की जगह 1872 होना चाहिए था। 1872 में भारत में पहली जनगणना प्रारंभ की गई थी। और उसके अलावा देखा जाए तो पहली विधिवत जनगणना 1881 में प्रारंभ की गई थी। और यह जनगणना हर 10वें साल में की जाती है, 10 साल बाद की जाती है।
भारत में जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के माध्यम से किया जाता है और जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है, यानी इस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को ही प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन ए मातंगिनी हजारा, ऑप्शन बी कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी शांति घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति घोष। शांति घोष जो है उन्होंने अपनी सहपाठिनी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवन को उनके ही बंगले पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं पर अरुणा आसफ अली ने अपनी मित्र उषा मेहता के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ऑप्शन ए वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी भवानी रेजिमेंट, ऑप्शन डी भारत माता रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नामकरण किया था। इस तरीके से हमारा आज का ये हिस्ट्री टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट को, अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।